हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और फिर से स्वागत करता हूं आपका क्रैक नाउ की धमाका क्लासेस में। हम धमाका में दोस्तों देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके प्रत्येक एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और हम इस समय मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं, यानी मिडवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर किया जा रहा है। और हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मुस्लिम आक्रमण और उसके बाद हमने देखा गुलाम वंश को। आज हम शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश, जो दूसरा महत्वपूर्ण वंश है भारत में शासन करने वाला। ध्यान रखना है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो आप जो है पेपर और पेन लेके बैठ जाइए ताकि जीवन आपका आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक इससे बनता है इसकी शासन की समयावधि से, कि जो खिलजी वंश है इसका शासन का समय क्या था। तो 1290 से 1320 यानी कुल 30 वर्ष शासन किया है। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा जो है वंश था जिसने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत के तहत शासन किया। तो सबसे कम वर्ष तक शासन किया है खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया जो है आपके खिलजी वंश ने। कुल 30 वर्ष। कितना देख रहे हो यहाँ पे? 30 वर्ष देख रहे हो। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की खिलजी वंश की? तो नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी कौन? जो वही पद्मावत मूवी वाला वो जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ही खूंखार दिखाया गया है। और आप इसको याद भी रख सकते हो शक्तिशाली शासक के तौर पे अलाउद्दीन खिलजी। हम इसी की बात करेंगे पूरे वीडियो में, तो ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को और भूलिएगा मत। इधर आप देख पाएंगे पद्मावती, रानी पद्मावती, जो राणा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी। तो ये पूरी जो मूवी है पद्मावत इसी के ऊपर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा इससे बनता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था या फिर खिलजी वंश जो था वो किस जो है उनकी विचारधारा क्या थी, किस विचारधारा पे शासन किया इन्होंने। तो उदार निरंकुशवाद। किस पे मेरे प्यारे बच्चों? निरंकुशवाद तो था लेकिन उदार था, है ना, उदार था। ध्यान रखना है। तो लिबरल निरंकुशवाद था, ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि विचारधारा से क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और शुरू हो जाता है हमारा खेला अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और जो चीजें मैं आपको बताते जाऊं उनको ध्यान से सुनते जाइएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म पे राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। यानी इसने कहा कि जो धर्म है, जो इस्लाम के जो वहां पे लोग स्थापित थे धर्म में, और जो शासन को अपने नीचे चला रहे थे उनको सत्ता के नीचे लेके आया। और इसने कहा कि शासन करने वाला बड़ा है, धर्म उसके नीचे होगा। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत क्वेश्चन इससे बनता है कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किस शासक ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी सिकंदर द्वितीय सानी की। किसकी? सिकंदर द्वितीय सानी की। और सिकंदर आप जानते हो अलेक्जेंडर महान या सिकंदर महान, जो पूरे विश्व को विजित किया उसने लगभग, तो उसी के समान इसने खुद को माना और सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि थी। तो पूछ लेता है किस शासक ने ये उपाधि ली सिकंदर द्वितीय सानी की? याद रखेंगे प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी का नाम। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? चित्तौड़ विजय के बारे में, राणा रतन सिंह के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में। चित्तौड़ विजय आप जानते हो बहुत फेमस है, लगातार मूवियां भी बनी है, चर्चा का विषय भी रहता है इस पे। और कहा जाता है कि इसमें बहुत सारा हेर फेर है, फेर बदल है तथ्यों के साथ। लेकिन हमें एग्जाम देना है, हमें विवाद में नहीं जाना। तो चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी ने की, राणा रतन सिंह जी पे विजय प्राप्त करके, ये बात हमको याद रखनी है। तो तीसरी बात, चौथी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके प्रमुख सेनापति से क्वेश्चन बनता है। और उनमें दो सेनापति बहुत महत्वपूर्ण है, एक मलिक काफूर और एक जफर खान। ठीक है, मलिक काफूर भी याद रखिएगा, आगे आपको देखने मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मलिक काफूर। और आप इसको कैसे याद रख पाएंगे? खली भली हो गया है दिल, है ना, उसमें जो नाचते रहता है वो मलिक काफूर ही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप रिलेट करेंगे तो जीवन आसान रहता है। जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी को आपकी इमेज दिखा दी और अब जीवन आसान हो गया। तो अब खली भली गाना याद रखिएगा, उसमें जो नाचते रहता है वो हिलाए मिश्की, कौन सा गाना है वो, उस पर नाचते रहता है ना वो, तो वो जो नाचता है वो है मलिक काफूर। बहुत ही खूंखार और बहुत ही सक्षम सेनापति मलिक काफूर और जफर खान।
जफर खान से एक क्वेश्चन बनता है, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। और पूछ लेगा आपसे कौन सेनापति मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था। ऑप्शन दिए गए होंगे कई सारे, लेकिन आपको चुनना होगा जफर खान। ठीक है, कौन? जफर खान मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए इस स्लाइड से बढ़ जाते हैं आगे और जीवन आसान कर देते हैं आपका, क्योंकि हमने बताया कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी और बहुत सारे परिवर्तन करेगा ये सत्ता में, है ना। बहुत बड़ा ये सक्षम सेनापति खूंखार जो है राजा था। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखा है, पढ़ा है, तो ये काफी जो है खूंखार भी था, काफी शक्तिशाली भी था। इसने कुछ परिवर्तन भी किए। वो परिवर्तन मैंने आपको बताया कि इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, कुतुब मुकद्दम चौधरियों से उनके अधिकार छीन लिए, लगान वसूलने के और भी बहुत सारे कार्य इसने किए, जिससे लोग इसके प्रति जो है असंतोष की भावना से भर गए और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो जब इसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो विद्रोह को दबाने के लिए इसने 4 अध्यादेश पारित किए थे। अध्यादेश का मतलब 4 कानून पारित किए थे विद्रोह को दबाने के लिए। जैसे आज के समय में भी जब संसद नहीं चलती तो आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जो है जारी कर देते हैं 6 महीने के लिए और वो कानून बन जाता है। ठीक उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए। ये अध्यादेश कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला अध्यादेश मेरे प्यारे बच्चों इसका था कि उपहार, दान और पेंशन में प्राप्त भूमि इसने वापस ले ली। जिन भी लोगों को उपहार, दान या पेंशन में भूमि दी गई थी उसको वापस ले लिया। ठीक है, पहली चीज की पहला अध्यादेश ये था कि जिन भी लोगों के पास उपहार, दान या पेंशन में प्राप्त भूमि है वो वापस ली जाती है। दूसरा अध्यादेश इसने जारी किया और उसके तहत गुप्तचर विभाग का संगठन बनाया, यानी खुफिया विभाग बना दिया। और जो लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए गुप्तचर विभाग बनाया। तीसरा इसने अध्यादेश जारी किया, मादक द्रव्यों अर्थात शराब, भांग आदि का जो सेवन है उसके प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाई। ये किस लिए किया? ताकि इसने जो धर्म के लोगों को नाराज किया था, इस्लामिक लोगों को नाराज किया था, वो खुश हो पाए, क्योंकि इस्लाम में मादक द्रव्यों का प्रयोग और जुआ आदि को वर्जित माना गया है और इसने उनको खुश करने के लिए ऐसा अध्यादेश पारित किया। तो मादक द्रव्यों का प्रयोग तथा जुआ खेलने पे रोक लगाई, ये तीसरा था। चौथा इसका अध्यादेश था सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों का जो है प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दावत के बहाने, विवाह संबंधों के बहाने वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और इसके खिलाफ षड्यंत्र होने की, विद्रोह होने की संभावना बढ़ रही थी। इसलिए इसने जो है सरदार और अमीरों की दावतों पे, उनके विवाह संबंधों पे प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ना लोग मिल पाए, ना विद्रोह को जन्म होगा। तो इस तरीके से 4 अध्यादेश याद रखिएगा। उपहारधार पेंशन में प्राप्त भूमि की वापसी, गुप्तचर विभाग का संगठन, तीसरा इसका मादक द्रव्यों और जुआ आदि पर रोक, और चौथा अमीरों और सरदारों की दावतों और शादी पर प्रतिबंध। ये 4 अध्यादेश महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपनी सेना को मजबूत किया और सेना को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। क्यों? पहला कोई जो शासक है जो सेना को नगद वेतन दे रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो विद्रोह को दबाने के लिए अध्यादेश पारित कर दिए गए, वो काफी नहीं होता, सेना को भी मजबूत करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ने का समय आ जाए तो क्या हो। तो नगद वेतन इसने देना शुरू किया। अब नगद वेतन देने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो इसने बाजार सुधार किए। वो बाजार सुधार क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने शुरू किया, वो हम देखेंगे। तो बाजार सुधार किए, जिससे क्या हुआ, कीमतें कम हो गई चीजों की, सैनिकों के लिए भी और नॉर्मल जो साधारण लोग थे उनके लिए भी। इसीलिए कहा जा रहा है निरंकुश उदारवाद, जो उदारवाद जो है उदारवादी निरंकुशवाद का इन्होंने शुरुआत की। तो ये एक तरीका, ये भी एक था, कीमतों को कम करना भी इसके तहत था। चलिए अगला महत्वपूर्ण देखते हैं। मैंने कहा था 2 सेनापति, उसमें एक मैंने जफर खान बताया जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। दूसरा महत्वपूर्ण सेनापति है काफूर, जिसको मलिक काफूर, है ना, हिलायर मिस्की। वो गाना कौन सा है मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे गाने कम आते हैं। ठीक है, चलिए काफूर। तो काफूर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको गुजरात विजय में अलाउद्दीन ने खरीदा था। गुजरात विजय की अलाउद्दीन ने, और उसमें मलिक काफूर को खरीदा 1000 दीनार में। कितने में? 1000 दीनार में इसको खरीदा था। और चूंकि इसको 1000 दीनार में खरीदा, इसका नाम भी हो गया था 1000 दिनारी। आपसे पूछ लेगा ये क्वेश्चन, 1000 दिनारी किसको कहा जाता था? तो मलिक काफूर को, मेरे प्यारे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है।
ठीक है। अब मलिक काफूर के दो अभियान बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये अभियानों को आप याद रखिएगा, जो है देवगिरी के अभियान। ठीक है, देवगिरी में दो अभियान इसने किए, एक रामचंद्र देव के समय और दो किए शंकर देव के समय। रामचंद्र देव के बेटे ही थे शंकर देव। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित किया था युद्ध में और इनके साथ संधि की थी। इन्होंने कहा था हम आपको समय समय पे जो है लगान भेजते रहेंगे, रुपया भेजते रहेंगे, लेकिन रामचंद्र देव ने 1306 के आसपास ऐसा शंकर देव ने करना बंद कर दिया और रामचंद्र देव ने भी ऐसा किया था। तो मलिक काफूर गया और रामचंद्र देव को पराजित किया 1296 में। फिर 1306 में शंकर देव ने लगान देना बंद किया, जो कि उनके बेटे थे। तो शंकर देव को 1306 में और 1307 में और 1312 में फिर पराजित किया है काफूर ने। तो ये ध्यान रखिएगा, देवगिरी से क्वेश्चन बन जाता है कि जब मलिक काफूर ने देवगिरी का जो है अभियान किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे और शंकर देव थे। रामचंद्र देव पिता थे, उनके बेटे थे शंकर देव। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बाकी इसमें डिटेल में हम जाएंगे, रामचंद्र देव की मृत्यु होती है, शंकर देव नाराज हो जाते हैं, युद्ध होता है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं जो है धमाका, और धमाका का काम है धमाका ही करना। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलाउद्दीन के बारे में ध्यान रखना, भूमि की पैमाइश से लगान वसूलने वाला पहला शासक है जिसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि की मापतौल कराई और उसके आधार पर लगान वसूलना शुरू किया अलाउद्दीन ने। एक और महत्वपूर्ण बात अलाउद्दीन के बारे में, लालियो, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व प्राप्त करना शुरू किया। यानी जितनी भूमि की आय होगी, जितना भूमि से इनकम हो रहा है, उस वास्तविक आय पे ही राजस्व वसूला जाएगा। ये महत्वपूर्ण कदम है। तो भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व वसूलने वाला शासक भी है अलाउद्दीन और भूमि की पैमाइश पर लगान लगाने वाला भी शासक है अलाउद्दीन। ठीक है, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा काम किया, दीवान मुस्तखराज बनाया। क्योंकि इसने क्या किया है, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व ले रहा है, भूमि की जो है पैमाइश करा रहा है, तो इसको लगान के लिए जो है लगान के लिए अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ी, एक इसको अलग से जो है एक पद बनाना पड़ा, एक दीवान ए मुस्तखराज इसने स्थापित किया। ये ध्यान रखिएगा, विभाग है ये। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज नाम का एक विभाग जो लगान से संबंधित था, लगान वसूलने का कार्य करता था। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, लगान व्यवस्था क्या पूरे राज्य में लागू थी? तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय लगान व्यवस्था है, ये पूरे राज्य में लागू नहीं थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग बनाया जो लगान से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। दीवाने मुस्तखराज लगान की वसूली के लिए, और लगान पूरे राज्य में लागू नहीं था, स्पेशल लोगों पे, स्पेशल भागों में ही लागू था। ये ध्यान रखना है। चलिए, नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन, जो कि हो नहीं सका। दो लोगों को बुखार चढ़ा नया धर्म चलाने का, अकबर को और अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी पहले सोच चुके थे, अकबर तो चला भी चुके थे, 7 लोगों ने उसको माना भी था उनके धर्म को। जब हम मुगल काल में आएंगे तो वहां ये देखेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन नया धर्म चलाना चाहता था। इसने एक और महत्वपूर्ण काम किया, खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया, क्योंकि दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बना दिया। और खुद मुकद्दम चौधरी, आप आज भी वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में जाओगे या इन नॉर्थ इंडिया के क्षेत्रों में जाओगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि मुकद्दम, चौधरी, ये नाम मिल जाएंगे, सरनेम, है ना। खुद भी इन्हीं में से एक होता था। तो ये सरनेम नहीं हुआ करते थे, उस समय पद हुआ करता था, खुद मुकद्दम चौधरी। और ये लगान वसूलने का काम करते थे अपने समय पे, अपने गांव के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनके लगान वसूलने का अधिकार छीन लिया और दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग बना दिया जो अब लगान वसूलता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नया धर्म कौन चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन। ये भी एक फैक्ट है अलग से, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण अलाउद्दीन के बारे में, हमने बताया आपको, इसने एक विभाग बनाया दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज के बारे में ध्यान रखना है। उसके साथ साथ उपज का 50% कर इसने निश्चित किया। ध्यान रखिएगा, जितनी उपज थी उसका 50% इसने कर निश्चित कर दिया था कि जितनी उपज है 50% उसका टैक्स लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको किस रूप में लिया जाता था? खराज के रूप में। किसके रूप में? खराज के रूप में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। खराज क्या है? तो ये कर है। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि खराज क्या है? तो ये कर है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स है। ठीक है, खराज क्या है?
टैक्स है। अगर आपने ये जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूं इतने आपने याद कर लिए तो जीवन आसान है आपका। ठीक है, चलिए। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली एक स्थापित की, ये भी आपको याद रखना है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, और मलिक कबूल जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया बाजार नियंत्रण प्रणाली का, जिसको सहना कहा गया था, मंडी ए सहना। ठीक है, मंडी ए सहना ये पद था। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की अलाउद्दीन खिलजी ने, और मलिक कबूल को जो है इसका अध्यक्ष निर्धारित किया, जो कहलाता था मंडी ए सहना। आगे देखेंगे उसको। एक और इसका महत्वपूर्ण काम है, भूमि की वापसी की ली इसने, है ना। इसने खुद मुकद्दम चौधरी से उनके लगान का अधिकार छीना, भूमि भी वापस लेना इसने शुरू किया। हमने पहले भी देखा भूमि वापस ली गई थी, और यहां भी देख रहे हैं जो लगान, नगद, पेंशन के तौर पे, है ना, पेंशन के तौर पे, उपहार के तौर पे, दान के तौर पे जो भूमि दी गई थी उसको भी वापस लिया। साथ ही साथ मिल्क और वक्फ, इनको मिल्क और वक्फ कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो भूमि मेरे प्यारे बच्चों इनाम के तौर पे या पेंशन के तौर पे या इंदिरात के तौर पे दी जाती थी वो मिल्क कहलाती थी। आपसे पूछ लेगा मिल्क क्या है या मिल्क किस प्रकार की भूमि थी, तो वो भूमि जो राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में, पेंशन के रूप में या इंदिरात के रूप में दी गई, वो कहलाई मिल्क भूमि। और वक्फ क्या है? वक्फ, आप भी आज भी वक्फ बोर्ड सुनते होंगे, तो वक्फ क्या है? धर्मार्थ प्राप्त भूमि, यानी धर्म के प्रोत्साहन के लिए दी गई भूमि कहलाती थी वक्फ। ठीक है, तो इन दोनों ही प्रकार की भूमियों को, मिल्क और वक्फ को वापस लेना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इससे क्या हुआ, हमने देखा कि खालिसा भूमि बढ़ेगी, है ना। तो यह खालिसा भूमि बढ़ेगी क्योंकि ये भूमि अगर वापस ले रहा है तो भूमि बढ़ जाएगी राज्य के पास, और ऐसी भूमि कहलाई खालिसा भूमि। प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछेगा कौन शासक के समय जो है खालिसा भूमि बढ़ गई थी, तो आप बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि ये इनाम, दान, पेंशन, उपहार में दी गई भूमि को वापस ले रहा है, धर्म के तौर पे दी गई भूमि को भी वापस ले रहा है। तो वक्फ कहलाया धर्म को प्राप्त भूमि, और मिल्क कहलाया राज्य द्वारा प्रदत्त इनाम में दी गई भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तो मैंने आपको बताया, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया, जो कहलाया सहना ए मंडी। क्या कहलाया प्यारे बच्चों? सहना ए मंडी। तो ये भी आपसे पूछ सकता है सहना ए मंडी क्या है, तो आपने बताना पड़ेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली है, जिसका अध्यक्ष सहना ए मंडी कहलाता है। और ये कौन था? तो ये था मलिक कबूल। कौन था? मलिक कबूल था मेरे प्यारे बच्चों, नाम याद रखना है। ये इतना जबरदस्त फैक्ट्स हैं, आपको हर एग्जाम में सीधे सीधे मिलता है। ठीक है, तो इसको आप भूल नहीं सकते। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना प्यारे बच्चों, हम आपके शेयर के ही भूखे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें और, इसने 2 टैक्स लगाए थे, एक था घरी कर, एक था चराई कर। ठीक है, तो घरी कर क्या है पूछ लेता है। घरी कर वो कर था जो घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। घरी कर, घरी कर समझ रहे हो, घरी घरी, है ना। घरी जो घरों पे लगाया जाता था या झोपड़ियों पर लगाया जाता था वो टैक्स था। चराई कर वो था जो दुधारू पशुओं की चराई पर किया जाने वाला टैक्स था, तो दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर कहलाता था चराई कर। ठीक है, इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, क्या? पीडीएस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इसको तुगलक वंश में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पीडीएस शुरू कर रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू कर रहा है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, आप इसको पीवाईक्यू में जाके देख लो, हर किसी एग्जाम को उठा के सब जगह ये मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का महत्वपूर्ण हमारा धमाका स्पेशल वीडियो। आपको पसंद आया हो तो आप जरूर जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्रैक नाउ पे आपने इतना समय दिया वो उसके लिए आप धन्यवाद के भी पात्र हो। इसी तरह देखते रहिए क्रैक नाउ को और हमें सपोर्ट भी करते रहिए। अगला पार्ट कल आएगा उसको भी देखिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करते रहिए। सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, लाइक ठोक दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे, जय हिंद।